के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। बिहार विधानसभा चुनावों के लिए चौथे चरण की वोटिंग बस 1 मिनट के बाद शुरू होने वाली है। आज 7 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होने वाला है। लवली आनंद और रमई राम समेत 776 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। आज जिन 7 जिलों की 55 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, उनमें पश्चिमी चंपारण की 9, पूर्वी चंपारण की 12, शिवहर की 1, सीतामढ़ी की 8, मुजफ्फरपुर की 11, गोपालगंज की 6 और सिवान की 8 सीटें शामिल हैं। और ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लंबी कतारें बिल्कुल सुबह सुबह ही, हालांकि अभी कुछ वक्त जरूर बचा हुआ है, लेकिन देखिए कैसे मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, वोटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। और खासतौर से ये महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं, जिनमें गजब का उत्साह चौथे चरण के इस मतदान को लेकर। बिहार में चौथे चरण के लिए आज वोट मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, वोटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। और खासतौर से ये महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं, जिनमें गजब का उत्साह चौथे चरण के इस मतदान को लेकर। बिहार में चौथे चरण के लिए आज वोटिंग होनी है। 1.5 करोड़ वोटर्स 776 कैंडिडेट की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। और 7 बज चुके हैं। बड़ी खबर यही है कि बिहार में वोटिंग शुरू हो चुकी है। 776 प्रत्याशी मैदान में हैं, जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और इसी मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत की आज कौन रहेगा किस पर भारी। 3 हमारे सहयोगी अलग अलग हिस्सों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। बेतिया से अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिवान से अभिषेक चंद्रा है और मुजफ्फरपुर से आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन तीनों का हम रुख करें, लेकिन उसके पहले आज का जो मतदान है वो किन किन मायनों में काफी ज्यादा अहम है, वो देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चौथे चरण में 7 सीटों की जिन 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उसमें पश्चिम चंपारण की 9 सीटें, पूर्वी चंपारण की 12 सीटें, शिवहर की 1, सीतामढ़ी की 8, मुजफ्फरपुर की 11, गोपालगंज की 6, सिवान की 8 सीटें शामिल हैं। पश्चिम चंपारण की जिन 9 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, उसमें वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया और सिकटा विधानसभा सीटें शामिल हैं। तो वहीं पूर्वी चंपारण की जिन 12 सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं, उसमें रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया और ढाका सीट शामिल है। इसके अलावा शिवहर जिले की 1 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। सीतामढ़ी की जिन 8 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, उसमें रीगा, बन्नाहा, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी, रुन्नी सैदपुर और बेलसंड सीटें शामिल हैं। चौथे चरण में मुजफ्फरपुर जिले की 11 सीटों के लिए भी वोटिंग हो रही है, जिसमें गायघाट, औराई, मीनापुर, बोचहा, सकरा, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बरुराज, पारू और साहेबगंज सीट शामिल है। इसके अलावा लालू यादव के गृह जिले गोपालगंज की भी 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे और हथुआ सीट शामिल है। साथ ही सिवान जिले की 8 सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं, जिसमें सिवान, जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौंदा, बढ़हरिया, गोड़ियाकोठी और महाराजगंज शामिल हैं। चौथे चरण में जिन 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उसमें 12 सीटें नक्सल प्रभावित इलाके में हैं, जहां 8 सीटों पर शाम 4 बजे तक और 4 सीटों पर 3 बजे तक ही मतदान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और मतदान चौथे चरण के लिए शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोपालगंज की। आपको बता दें कि गोपालगंज जिले में 6 सीट, बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुयाजकोट, भोरे और हथुआ, ये वो 6 सीटें हैं जहां पर मतदान हो रहा है। और देखिए कितना उत्साह दिखाई दे रहा है गोपालगंज के लोगों में। उत्साह के साथ लोग लंबी कतारों में अपनी बारी के इंतजार में। ये लाइव तस्वीरें हैं। 7:03 हो चुके हैं और सुबह 7 बजे यानी कि 3 मिनट से मतदान चौथे चरण के लिए हो रहा है। और खासतौर से बीजेपी की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है, क्योंकि अगर हम 2010 के रिजल्ट की बात करें या फिर लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा था। और खासतौर से इस चरण की जितनी भी सीटें हैं, 55 सीटों पर, जितनी भी शहरी इलाकों की सीटें हैं, उन सब पर बीजेपी का कब्जा रहा था।
ऐसे में दिलचस्प यही होगा कि बीजेपी को महागठबंधन कितनी बड़ी चुनौती दे पाता है। फिलहाल अलग अलग बयान भी आए हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे और तीन बेहद खास मेहमान हमेशा की तरह स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं और अनुज गुप्ता जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। इन तीनों से बातचीत का हम सिलसिला शुरू करें और ग्राउंड जीरो पर भी जाएं अपने रिपोर्टर से वहां के समीकरण को समझने के लिए। लेकिन कौन कौन से हैवी वेट्स हैं मैदान में जिनकी प्रतिष्ठा आज लगी हुई है दांव पर, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चौथे चरण में रमईराम, लवली आनंद, महाचंद्र प्रसाद सिंह और विनय बिहारी समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। सबकी निगाहें मुजफ्फरपुर के बोचहा सीट पर टिकी है। यहां मुख्य मुकाबला बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू प्रत्याशी रमईराम और एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान के दामाद अनिल साधु के बीच है। हालांकि रमईराम इस सीट से 9 बार चुनाव जीत चुके हैं और 10वीं बार मैदान मारने के इरादे से उतरे हैं। तो वहीं शिवहर सीट से पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद किस्मत आजमा रही है। पूर्व सांसद और हम उम्मीदवार लवली आनंद का मुख्य मुकाबला जेडीयू प्रत्याशी और मौजूदा विधायक सरफुद्दीन से है। अजीत कुमार इस बार हम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने आरजेडी के परवेज आलम हैं। अजीत कुमार ने पिछली बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीता था। तो वहीं सीतामढ़ी सीट पर पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। सीतामढ़ी से बीजेपी के टिकट पर हैट्रिक लगा चुके सुनील कुमार पिंटू का मुख्य मुकाबला आरजेडी के सुनील कुमार से है। चौथे चरण में नीतीश सरकार में मंत्री रही डॉक्टर रंजू गीता की किस्मत भी दांव पर लगी है। बाजपट्टी विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला मौजूदा विधायक और मंत्री रंजू गीता और आरएलएसपी उम्मीदवार रेखा कुमारी के बीच है। जबकि सुरसंड सीट पर पूर्व मंत्री शाहिद अली खान अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। शाहिद अली इस बार जीतन राम मांझी की पार्टी हम के टिकट से मैदान में है और उनके सामने आरजेडी के सैयद अबू दौजाना है। शाहिद अली खान पिछली बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते थे और नीतीश सरकार में मंत्री भी बने थे, लेकिन नीतीश से मनमुटाव के बाद जीतन राम मांझी के साथ हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये वो दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अपनी मेहमानों का हम रुख करें और इनसे मैं सवाल पूछूं, उसके लिए सीधे रुख कर लेते हैं। अभिषेक चंद्रा हमारे सहयोगी सिवान से हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बता दें कि सिवान जिले की 8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। अभिषेक, और किस तरह की जानकारी देंगे आप? राजनीतिक गणित जहां पर आप मौजूद हैं वहां का क्या कहता है? चित्रा, सिवान के 8 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। सिवान के लिए आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मूल रूप से ये आरजेडी का पहले गढ़ माना जाता था, मगर पिछले कुछ समय से समीकरण यहां पर बदले हैं। पहले मैं पीछे के शॉट्स आपको दिखा देता हूं। मेरे पीछे ये सिवान का पोलिंग स्टेशन है और अहले तड़के से ही लोगों की भीड़ जो है वो यहां आना शुरू हो गई थी। 2 अलग अलग क्यूज यहां पर लगे हुए हैं। इसमें एक अच्छी खासी भीड़ है, खास करके मॉर्निंग वॉकर्स की भीड़ है जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हैं। चित्रा, अगर मैं बात करूं सिवान की, तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा के व्यासदेव प्रसाद हैं जो कि मुख्य मुकाबले में है, जिन्हें की जेडीयू के बबलू प्रसाद जो हैं वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन व्यासदेव प्रसाद से पहले 5 बार यहां से विधायक रह चुके हैं अवध बिहारी फिलहाल निर्दलीय हैं और भाजपा से जुड़े हुए थे, लेकिन निर्दलीय के रूप में ही वो भाजपा के कैंडिडेट को बड़ी टक्कर दे रहे हैं। हमारे साथ आकाश जुड़े हुए हैं। आकाश यहाँ के स्थानीय रिपोर्टर हैं। सिवान के समीकरण क्या कहते हैं उनसे जानेंगे। आकाश, क्या है सिवान के समीकरण? जी बिल्कुल, यहाँ के जो समीकरण है वो बिल्कुल त्रिकोणीय है। खास करके सिवान विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो दिख रही है स्थिति अभी वो त्रिकोणीय है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ की विधायक की, जो वर्तमान में सिटिंग विधायक हैं व्यासदेव प्रसाद। वो लगभग 2 बार यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, लेकिन जो इनकी स्थिति बन रही है उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं यहाँ जदयू के प्रत्याशी हैं बबलू चौहान। और तीसरी बात यह है कि
काफी समय से यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, पूर्व काबीना मंत्री भी रह चुके हैं लालू जी की सरकार में, और बिहारी चौधरी वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि जदयू ने उनको टिकट नहीं दिया है और साधु के नाम पर वो टिकट काटी गई है। तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और कुछ बीजेपी के लोग भी उनके साथ जुड़ गए हैं, जिसके चलते काफी स्थिति गंभीर बनी। जितनी और बिहारी मजबूत हो रहे हैं उतनी बबलू चौहान की सीटें निकलने की प्रयास है। जी चित्रा, कुछ स्थानीय नागरिक है जो कि सबसे पहले वोट देने में आगे थे, आपसे बात करेंगे। सर ये बताएं, सिवान की स्थानीय जनता क्या चाहती है इस बार? हम कैसे बोले क्या चाहती है, तो अपने मन से जिसको इच्छा होगा वहाँ वोट देगा, बस यही हम बोलेंगे और क्या बोलेंगे। बिल्कुल चित्रा, कहीं न कहीं लोगों को बहुत उम्मीद है आज के मतदान से, क्योंकि आने वाले 5 सालों का भविष्य जो है आज का मतदान, आज का दिन निर्धारित करेगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुलकर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। मुद्दे तो वहां पर विकास की प्रमुखता से छाए रहेंगे, लेकिन जाति भी एक बड़ा मुद्दा है। ज्यादातर देखते जो परंपरा का हिस्सा चलाया है उसमें ज्यादातर यही देखा गया है कि किस तरह से अपनी जाति के लोगों को भी लोग वोटिंग करते हैं। लेकिन उम्मीद यही, क्योंकि मतदाता जागरूक हो रहा है और विकास का मुद्दा ही सबसे अहम होना चाहिए। और इसी मुद्दे पर चले मैं बातचीत की शुरुआत कर देती हूं। प्रदीप जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा, 2 महत्वपूर्ण बातें वो कौन सी बताएंगे आप जो चौथे चरण के मतदान को लेकर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं? नहीं, देखिए, एक तो ये चौथा चरण जो है ये एक समय एनडीए और बीजेपी का जो है वो सबसे ज्यादा प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है। 2010 में यहां से एनडीए को 50 सीटों पर जीत मिली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटों पर बढ़त मिली थी, 53 सीटों पर। तो इस लिहाज से बीजेपी का ये सबसे मजबूत गढ़ है। इस गढ़ को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। जो अभी तक के मतदान के दौर से जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे ये लगता है कि अगर बीजेपी को या एनडीए को सरकार बनाना है तो इस अपने गढ़ को बचाने की उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अगर यहां बीजेपी लोकसभा चुनाव जैसा या 2010 के चुनाव जैसा परफॉर्मेंस करती है, देखिए 2014 से अब में एनडीए के अगर खेमे को देखें तो बड़ा परिवर्तन कोई नहीं आया है, बल्कि एक एडिशन हुआ है, वो है जीतन राम मांझी। बिल्कुल, उनके आने से जितने भी 2%, 3% जितने भी वोट बढ़े वो वोट बढ़ना ही है। दूसरा एक सवाल है जिसका ये चुनाव के नतीजे उत्तर देंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटी है। अगर घटी है तो वो वोट में परिलक्षित होगी, अगर नहीं घटी है तो जिस तरह का परफॉर्मेंस लोकसभा में था कमोबेश उस तरह की होने की उम्मीद की जानी चाहिए। दूसरी तरफ महागठबंधन के लिए ये चुनौती है कि यहां अगर बीजेपी को वो पीछे धकेल पाते हैं, अगर बढ़त उसकी कम कर पाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी एडवांटेज होगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर 2010 की तस्वीर को हम देखें तो जेडीयू का अच्छा, लेकिन आरजेडी का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा था। लेकिन इस बार माना यही जा रहा है क्योंकि लालू प्रसाद यादव जेडीयू के मुकाबले ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आज की तारीख में। तो ऐसे में कितना ये फायदा उनको करता है और बीजेपी को कितना पटखनी दे पाते हैं, इस पर मेरा सवाल होगा अपने बाकी मेहमानों से। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन बिहार चुनाव के चौथे चरण के मतदान को लेकर इंडिया न्यूज पर हमारी ये सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। 55 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। 2010 के रिजल्ट को अगर हम देखें तो 26 पर बीजेपी, 25 पर जेडीयू, 2 पर आरजेडी और 3 निर्दलीय उस वक्त चुनाव जीते थे, लेकिन तीनों ही निर्दलीय बीजेपी में शामिल होकर इस बार चुनावी मैदान में है। कांग्रेस और एलजेपी का खाता तक नहीं खुला था, लेकिन समीकरण पूरी तरह से उलट हो चुके हैं। फिलहाल हम सीधे रुख कर लेते हैं पश्चिमी चंपारण का, जहां की बेतिया सीट से हमारे साथ अमित, हमारे सहयोगी, जुड़े हुए हैं। अमित, यहां का राजनीतिक गणित कहता क्या है और कितना उत्साह लोगों में देखा जा रहा है आज के मतदान को लेकर? देखिए चित्रा, ये सत्याग्रह की धरती है। यहां से आंदोलन की शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी की तरफ से। तो ये पश्चिम चंपारण के बेतिया में मैं इस वक्त हूं और यहां का जनता का मिजाज पहले जानना चाहते हैं कि आखिर जनता का मिजाज क्या है, क्योंकि जो राजनीतिक समीकरण है उसमें बीजेपी जो है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है ये बेतिया और ये तमाम जो पश्चिम चंपारण का इलाका। लेकिन पहले जनता जनार्दन जो कि भाग्य का फैसला करती है उससे बात करते हैं। कुछ लोग जो है वो वोट करके अभी आए हैं, आपने मतदान किया है, बताइए क्या कुछ मन में है, कैसा उम्मीदवार आपको चाहिए? यहाँ विकास चाहिए। पश्चिम चंपारण में विकास के नाम पे जैसे हमारे सब्जी पट्टी हैं, इन सब का उत्थान होना चाहिए। यहाँ पे विकास की बहुत कमी है। बड़ा रमना मैदान है, उसकी विकास होनी चाहिए। स्टेडियम का विकास होना चाहिए।
विकास अहम मुद्दा है, क्या लगता है विकास अहम मुद्दा है कि जिस तरीके से नेता जो है जातीय समीकरण की बात करते हैं, जाति महत्वपूर्ण है? नहीं, जाति महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ विकास महत्वपूर्ण है। विकास जो होना चाहिए, विकास है जो बढ़िया से आप आए हैं उसी मुद्दे को? हाँ, उसी मुद्दे के लेकर वोट करने आए। क्या मन में है? कुछ ऐसा है कि आप युवा हैं, आप बताइए, पहली बार वोट करने आ रहे हैं? जी, मैं पहली बार वोट करने आ रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ बेतिया में बहुत विकास हो, कि हम लोग का फ्यूचर का सवाल है, यहाँ पे विकास हो, अच्छे विधायक बने, कि हम लोग का विकास हो। यानी जो जनता है चित्रा, वो चाहती है कि विकास अहम मुद्दा हो, हालांकि जो नेता है वो चाहते हैं कि जातीय समीकरण जो है, क्योंकि आप देख सकते हैं तमाम जो ये पूरे चौथे चरण के चुनाव तक में जाति समीकरण को लेकर जो है ज्यादा उछाल मारा है, और कहीं ना कहीं लगता है कि नेता जो है वो जातीय समीकरण के इर्द गिर्द रहते हैं, लेकिन जो जनता है वो चाहती है कि विकास, जिस तरीके से विकास से दूर है अगर बेतिया, तो विकास का मुद्दा अहम होना चाहिए, और इसके लिए वोट करने आया जाए। विकास का मुद्दा अहम होना चाहिए। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, महिलाएं जो कतारबद्ध हो चुकी हैं अपनी बारी के इंतजार में। वैसे तो चौथे फेज की हम बात करें तो 57 महिला कैंडिडेट्स मैदान में हैं, लेकिन ये महिलाएं जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, गोपालगंज की ये महिलाएं हैं जो वोटिंग करने के लिए सुबह सुबह पहुंची हुई हैं, और बिल्कुल एक त्योहार की तरह तैयार होकर अच्छी साड़ियों में, चेहरे बेन के पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरे से, देखिए लंबी कतारें वहां पर लगी हुई। अपने मेहमानों का हम लोग कर लेते हैं इस पर। अनुज जी, आपकी टिप्पणी। महिलाओं में अब हमने पहले चरण से देखा है लगातार गजब का आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, और सुबह सुबह ही पहुंच जाती हैं कतारबद्ध होकर मतदान करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि इस बार बिहार में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम से कम 7 या 8% अधिक वोटिंग उनका परसेंटेज होने जा रहा है, क्योंकि तीसरे चरण में जो पटना और उसके आसपास के क्षेत्र थे, वहां लोकसभा के समय तक महिला थोड़ी पिछड़ गई थी, लेकिन इस वोटिंग में, विधानसभा की वोटिंग में, वहां भी उन्होंने पुरुषों से अधिक प्रतिशत मतदान किया है। और शायद अगले चुनाव तक ये स्थिति बन जाए कि महिलाएं वास्तव में निर्णायक पोजीशन में आ जाए, यानी पुरुषों से अधिक जो वोट पड़े वो महिलाओं के वोट पड़े, यह स्थिति वहां आ सकती है। और महिलाओं को लुभाने के लिए अलग अलग वायदे भी राजनीतिक दलों की ओर से किए जा रहे हैं। इस पर विनोद जी के पास में आऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं कि मुजफ्फरपुर से हम के उम्मीदवार हैं, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी, उन्होंने सुनिए किस तरह से अपनी जीत के दावे किए हैं। मांझी के बेहद करीब कांटी विधानसभा सीट से लगातार 3 बार के विजेता, सर जीत का चौका लग रहा है? निश्चित रूप से जीत का चौका लगेगा, कोई संदेह नहीं। पूरी जनता हमारे साथ है, कांटी क्षेत्र के मतदाता निर्णय कर चुके हैं कि हमको चुनाव जिताएंगे। सर, आप वोटिंग करने के लिए निकल रहे हैं, आज वोटिंग का दिन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है। रात भर क्या ख्याल चलते हैं जब खासकर आज वोटिंग होती है अगले दिन? निश्चित रूप से कल का वोटिंग बेटर हो, कल कोई कठिनाई नहीं हो वोटिंग में, ये निश्चित रूप से उम्मीदवारों के मन में ये बात होता है, और तैयारी हम लोग इसी रूप में करते हैं। रोजाना जंगलराज का डर। मुजफ्फरपुर में जब पहुंचे हुए थे नरेंद्र मोदी, तो सबसे पहले ये नया नामकरण वहीं पर दिया था, और उसके बाद देखिए हम के उम्मीदवार किस तरह अपनी जीत के दावे करते हुए मुजफ्फरपुर के काठी से मैदान में है। इस पर विनोद जी आपकी टिप्पणी। नहीं, देखिए मुजफ्फरपुर ये पूरा, जैसा कि प्रदीप जी कह रहे थे, पूरा चरण जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण इसलिए है कि उनका अपना गढ़ है जी। और गढ़ अगर आप बचा ले गए तो आगे की लड़ाई में आपको आसानी रहती है, और गढ़ ही अगर ढह जाए तो फिर मुश्किल आती है। ये तो एक बात है ही। 2 चीजें और हैं इसमें भी। सिवान पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और हम लोग भी कह रहे थे मतदाता बहुत जागरूक है। निश्चित रूप से मतदाता जागरूक है, लेकिन मतदाता की सोच कैसे बदलती है इसका मैं उदाहरण दूं कि 1952 में सिवान से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे और 2004 में शहाबुद्दीन चुने गए। तो ये भी हमारे लोकतंत्र की एक विडंबना है कि मगर अभी डॉक्टर राजेंद्र बाबू मैदान में नहीं थे, इसलिए वो चुने गए। ये भी तो हो सकता है ना साहब, देखिए। तो ये भी हो सकता है कि शहाबुद्दीन उस समय मैदान में नहीं थे, तो वो खैर छोड़िए, वो तो अलग बात है। लेकिन मैं बताऊं कि किस तरह से जो है लोकतंत्र हमारा जो है तमाम पड़ावों को पार करके पहुंच रहा है। दूसरी बात यह है कि जो 2010 का जो विधानसभा चुनाव था उससे और 2014 के लोकसभा चुनाव से इस चुनाव की कोई तुलना नहीं है। बिल्कुल। कारण यह है कि न सिर्फ राजनीतिक समीकरण बदले बल्कि राजनीतिक वातावरण भी बदला है। 2010 में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू एक साथ थे, नीतीश कुमार दूसरा टर्म मांग रहे थे और बहुत सारी उनके वादे थे, उम्मीदें थी और एक ताकत थी एनडीए की पूरी, और उसका नतीजा सामने आया था, उनको एक ऐतिहासिक बहुमत एनडीए को मिला था। 2014 में नरेंद्र मोदी जी को पूरा देश प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, बिहार भी उसमें शामिल था और उसमें एक माहौल अलग था और मोदी में एक मसीहा दिखाई पड़ रहा था, वो भी एक लहर थी। और
एडिशन की जहां तक बात है, निश्चित रूप से लालू ये जीतनराम मांझी जेडीयू के पाले से निकल के एनडीए के पाले में गए हैं, दूसरी तरफ लालू यादव नीतीश कुमार एक हुए हैं, तो ये दोनों तरह के समीकरण भी बदले हैं। तो ताकत उधर अगर कुछ बढ़ी है तो इधर भी बढ़ी है। तो कुल मिलाकर के मुकाबला यहाँ इस बार कांटे का होने जा रहा है, कांटे का मुकाबला है। लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन की आपने बात कर ली है, अब ये दुर्भाग्य यही है कि इस बार के यानी कि आज के चरण में भी 253 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे चरण को लेकर हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। फौरन लौटते हैं।